हर हर महादेव। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक नगर में एक दिग्विजय नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत कंजूस था और वह अपने किसानों पर भी बहुत अत्याचार करता था। उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझता था, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं मानता था। और इस तरह से उसका मंत्री बहुत परेशान रहता था और वह अपनी पत्नी से यही बात करता रहता था कि इस राजा का घमंड कैसे कम करा जाए, इस तरह तो प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी। और वह पत्नी से यही डिस्कस करता रहता था। और उसकी पत्नी के एक दिन दिमाग में आई कि मुझे एक उपाय सूझ रहा है, अगर आपको सही लगे तो। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, राजा की शादी करा दी जाए। मंत्री जी बोले कि राजा से इतने घमंडी और गुरु राजा से कोई भी शादी नहीं करेगा, और यहाँ तक कि सभा में भी उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। कहीं कोई राजा स्वयंवर करता है तब भी उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, क्योंकि उनके घमंड और अहंकार से दूर दूर तक सब लोग परिचित हैं। तो वह दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने मंत्री को अपने कक्ष में बुलवाया और कहा कि मंत्री जी, कल सारी प्रजा को बोल दीजिए कि वह अगर 2 महीने के अंदर उन्होंने कर वसूल नहीं किया तो उनकी सारी ज़मीन हड़प ली जाएगी। मंत्री बड़ा परेशान, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। कुछ दिन बाद में बहुत बारिश हुई और बारिश होकर सबकी फसल खराब हो गई। मंत्री जी ने गुहार लगाई कि हे राजन, इतनी फसल खराब हो गई है सबकी, तो कैसे वो लोग कर भरेंगे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो या प्रजा की नौकरी करते हो, और तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो एक काम करो, तुम नौकरी छोड़कर चले जाओ। राजा को जब भी मंत्री अच्छी सलाह देता तो वह उसको नौकरी छोड़ने पर मजबूर करता। इसलिए वह घर जाकर अपनी पत्नी से बहुत दुखी होकर बोला कि मैं जब भी राजा को कोई प्रजा की भलाई के लिए बात करता हूँ तभी वो मुझे नौकरी का ताना मार देते हैं। अगर मैंने राजा की नौकरी छोड़ दी तो वह बहुत, तो हम कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। और इस तरह से वह दिमाग लगाते रहे कि क्या करना चाहिए। दुखी होकर मंत्री ने एक क्या नाम है, एक वो पर्चा चिपका दिया कि 2 महीने के अंदर जिस भी किसान ने कर वसूल नहीं किया उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। और सब खड़े हो गए। आकर किसान कहने लगे, मंत्री जी हम क्या करें। वो कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, मैं मजबूर हूं, मेरी नौकरी जान पे बन जाएगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वह ऐसा बोलकर अपने घर चला गया। वह बहुत परेशान रहा, उसको रात में नींद नहीं आई, और वह अपनी पत्नी से जब भी वो परेशान होता अपनी पत्नी से बात करता। उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं क्या करूं, कुछ तो उपाय मुझे बताइए कि जिससे प्रजा खुश रहने लगे और राजा का भी थोड़ा घमंड टूटे। तो पत्नी ने उसको सलाह दी कि आप एक काम करिए और क्या नाम है, राजा से देखिए कि कुछ काम बन सकता है क्या, तो हम राजा की शादी करा देते हैं। वह कहने लगे कि कोई महारानी तो नहीं है जिससे हम राजा की शादी कराएं। उसने कुछ समझदार आदमी गांव के इकट्ठे किए और औरतें इकट्ठे की। उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर कोई गांव की लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाए राजा से, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहले रानी की तरह तैयार करेंगे, बोल चाल रहन सहन सब, और वो परेशान ना हो, मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। इस तरह से गांव की काफ़ी लड़कियां सामने आई। तो मंत्री ने एक बहुत सुंदर लड़की थी, मंत्री ने वो लड़की चुनी और मंत्री की पत्नी उसे अपने घर ले आई और उसको 1 महीने तक
मंत्री की वो रानी की तरह चलना, हर चीज़ करना सिखाया और उसे बताया कि अगर राजा पूछे कि आप कहाँ की महारानी हो तो आप बोल देना कि मैं 7 समुद्र पार की महारानी हूँ। वो कहेंगे कि वो इधर कैसे आई, तो आपका जवाब ये रहेगा कि मेरे पिता के काफ़ी जहाज़ चलते हैं और एक जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मैं उसी में थी और इस तरह से मैं भटकती हुई यहाँ आ गई अपना। तो उसने कहा, उसका नाम रत्ना था, लेकिन उसने बोला कि आप अपना नाम रानी रत्नावली रखो। तो उसने कहा कि ठीक है मंत्री जी। इस तरह से रानी को तैयार कर दिया गया, पूरी तरह फिट होकर वह बिल्कुल तैयार हो गई राजा के सामने जाने के लिए। तो मंत्री जी ने राजा के सामने बोले कि राजा कहने लगे कि ये कौन है। पहली नज़र में ही राजा उसको देखते रह गए और पूछा कि मंत्री जी ये कौन है कन्या। कहने लगी कि ये 7 समुंदर पार की महारानी है और राजा की बेटी है और ये ऐसे ऐसे यहाँ आ गई है। तो कहने लगे हुए उनसे कि रानी मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, आप मेरे से क्या चाहती हो। उसने कहा कि या तो मुझे 7 समुद्र मेरे पिता के यहाँ छोड़ आइए या मुझसे विवाह कर लीजिए। तो मंत्री जी से पूछा कि बोलो मंत्री जी हमें क्या करना चाहिए। मंत्री जी कहने लगे 7 समुद्र पार जाके छोड़ना तो संभव नहीं है, तो आपकी शादी भी नहीं हुई, महल भी सूना पड़ा हुआ है, एक रानी की ज़रूरत है और आप भी शादी के लिए बहुत इच्छुक हैं, काफ़ी साल से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इस रानी से शादी कर लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ सोच विचार कर बोले कि बताओ रानी आप तैयार हो। उन्होंने हंसी हिला दिया। तो कहने लगे कि वह कि जाओ पंडित को बुलाओ और उनसे हम बात करना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा पंडित को बुलाने की क्या ज़रूरत है, और हमारे पुरोहित आने वाले हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी सलाह देंगे। जैसे ही दरबार में पुरोहित आए, राजा ने वो प्रस्ताव उनके सामने रखा और बोला कि बताइए पुरोहित जी, हम इस कन्या से शादी करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है। तो पुरोहित ने सब चीज़ देखकर बोला कि बहुत शुभ लड़की है, आप तुरंत शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से रानी रत्नावली और राजा की शादी हो गई। शादी होने के बाद में रत्ना ने कहा कि महाराज मेरी 5 बहनें हैं, 4 बहनों की शादी हो गई है और अब मेरी शादी हुई है। उस महाराज ने जो भी मेरे बहनों को एक मुंह दिखाई की जो रस्म होती है उसमें जो मांगा, तो महाराज ने कहा कि बताइए आप जो बोलोगे मैं आपको दूंगा। तो अब रानी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि जिस राजा से मेरी शादी होगी मैं उससे वहाँ के रहने वाले किसानों का 5 साल तक का कर्ज माफ़ करा दूँगी। राजा एकदम चौंक कर बोले कि महारानी ये नहीं हो सकता, ये क्या बोल रही हैं आप। उन्होंने कहा आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। तो अब राजा के स्वाभिमान की बात थी, तो राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि जो आप ठीक समझे, गलत तो नहीं कह रही, महारानी ने पहली बार आपसे कुछ मांगा है। तो ऐसे फिर कुछ सोच विचार करके राजा ने हाँ कर दिया और बोला कि ठीक है। तो रानी भी अंदर ही मन बड़ी खुश हो गई और वह उसके बाद राजा बहुत परेशान था कि 5 साल का कर्ज माफ़ करके, वह लालची भी बहुत था कि मंत्री से पूछा कि मंत्री अब ये राजकोष तो खाली हो जाएगा, तो इसमें हम पैसे का क्या। तो उन्होंने कहा कि राजा जी एक हमारे पड़ोसी हमारे यहाँ फलों की और लकड़ी की बहुत अच्छी खेती होती है, आप कहें तो मैं पड़ोसी से बात कर सकता हूँ और उन्हें हम अपनी लकड़ी और फल बेचेंगे, तो इस तरह से हमारे कोष में पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन राजा के मन में पाप था, तो राजा ने मंत्री को नहीं बताया कि वो मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना मैं किसी देश पर हमला करके और वहाँ की सारी धन दौलत ले लूँ। तो
रानी और मंत्री बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बात ठीक नहीं है। अब उन्हें बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मंत्री एक महात्मा जी के पास गया और बोला कि हे महात्मा जी, राजा इस तरह से मैंने राजा से झूठ बोलकर और एक गरीब कन्या को रानी बनाकर उनसे धोखे से शादी करवा ली है। तो साधु जी बोले कि ये तुमने देश के हित के लिए किया है, इसलिए ये कोई बड़ा पाप नहीं है, तुम परेशान मत हो। और राजा घमंडी बहुत था, तो उसने मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि राजा के पाप इतने हैं कि अभी उनके पाप कम नहीं हुए हैं, इतना उन्होंने पाप किया हुआ है। तो मंत्री जी के हाथ जोड़कर बैठे और उन्होंने कहा कि क्या इनको संतान हो जाए तो शायद देखो कुछ ठीक हो जाए। पुरोहित वो साधु जी को, साधु महात्मा कुछ चीज़ चुप बैठे। फिर उन्होंने कहा कि इनके घर में संतान हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने के पाप बहुत हैं। तो कुछ टाइम के बाद में उनके घर में संतान पैदा हुई। राजा बहुत खुश हुआ और राजा धीरे धीरे रानी उसको बदलना लगी। और एक राजा ने बड़े बड़े दूर दूर से सबको खाने का एक आयोजन किया और उसमें खाना रखा और बोला कि मंत्री से कि गेट पे खड़े हो जाओ, कोई भी गरीब आदमी अंदर एंट्री ना करे, बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। तो क्यों खाना वेस्ट किया। तो इस तरह से मंत्री बड़ा परेशान हुआ, रानी को देखता रहा कि ये तो वहीं के वहीं हैं। तो उन्होंने मंत्रियों ने कुछ धीरे धीरे मंत्री ने उन लोगों को अच्छे कपड़े सब चीज़ दिए और वह उन्हें पहनकर आए। तो राजा को इतना बिजी करा कि वह उनकी तरफ नज़र नहीं मिला पाया, नज़र से देख नहीं पाया और उन लोगों को पहले खाना खिला के भेज दिया। और कुछ दिन के बाद में रानी को बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ और उसने अपने घर में खाने का आयोजन रखा हुआ था। तो इसी वजह से और धीरे धीरे करके रानी ने अपने प्यार और अपने स्वभाव से मंत्री ने मिलकर और उनकी पत्नी ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर राजा को धीरे धीरे इतना बदल दिया कि वह अपना घमंड छोड़ने लगा। क्योंकि ये कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। और जैसे ही उसकी औलाद हुई धीरे धीरे पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन कुछ हद तक राजा बदल गया था। तो आगे पता नहीं क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे का पार्ट फिर सुनाते हो।